सलाम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? और खुश आमदीद है आपका फिर से एक ऐसी कहानी में जो बहुत ही दिलचस्प और हौसला अफजा है। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और तरगीब देती है। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। आखिर तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार अभिषेक लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध उबाला और उसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को कुछ ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का ग्लास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, अभिषेक खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ ना बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अभिषेक ने झिझकते हुए कहा, मौसी, दिल तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाओ। मैंने हंसते हुए उसे दूध का ग्लास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। अभिषेक ने जल्दी से ग्लास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही, हाय दोस्तों, तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम दीपिका है। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवान रहता है। और मेरी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी खूबसूरत रंगत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के भतीजे की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी, आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसलिए मेरे शौहर कभी कभार दिन में ही मेरी पूजा कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे शौहर सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी हैं। मैं अपने शौहर का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे शौहर अभी तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। वैसे आम तौर पर उसका रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लेती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे शौहर साहिल घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की सालगिरह की तकरीब थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी सी पिलाई थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक टांग में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। साहिल का दर्द भले ही जिस्मानी था, लेकिन मेरे दिल में एक गहरी फिक्र का समंदर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने फौरन उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी बहन और मेरा भतीजा अभिषेक उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजा जी और बहन तो वापस चले गए, लेकिन अभिषेक ने साहिल को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसलिए मैंने अपनी बहन को कहकर अभिषेक को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। अभिषेक मान गया और बहुत खुश हो गया। अभिषेक मेरे कान तक ही आता था, जिस्म भी ठीक ठाक था और रंग भी आम था। अभिषेक ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज अभिषेक मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं साहिल को खाना खिला रही थी तब अभिषेक भी हमारे पास बैठा था। फिर अभिषेक अपने कमरे में जाकर वापस सो गया था। साहिल के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की जज्बात बाहर निकल पड़े। मैंने साहिल के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। साहिल ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखी है। सच बताओ तो इस तन्हाई ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे शौहर बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दीपिका, मेरा भी बहुत दिल करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल लो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे।
मेरे शौहर मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वह नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे शौहर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद साहिल सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं खड़ी होकर अभिषेक को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन अभिषेक अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अभिषेक, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे दिल नहीं लग रहा है। अभिषेक उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर अभिषेक ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अभिषेक ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अभिषेक ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए, अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं। अभिषेक कुछ न बोला, उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ, बता, धीरे से बोला। मौसी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा, तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। अभिषेक ने कहा, हाँ मौसी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उस की पिटाई तो कर दी होगी ना। अभिषेक बोला, नहीं मौसी, सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं किया था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो अभिषेक, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते अभिषेक के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही अभिषेक ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। अभिषेक मुस्कुरा कर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। अभिषेक मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या। उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद अभिषेक मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी वक्त अच्छे से कटने लगा था। अभिषेक को आए हुए 11 से 13 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत खिदमत करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभार मेरे जिस्म को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरे शौहर की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अभिषेक ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो पढ़ाई करते थे, वह भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वह मुझे ही देखते, और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लो ताकि कुछ वक्त के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं उनमें से कौन मुझे या मेरे शौहर को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन अभिषेक तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज अभिषेक से मदद ले ही लूंगी। इसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही अभिषेक नहाकर फ्रेश होने के बाद किचन में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही लोटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे शौहर और अभिषेक के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही अभिषेक अंदर आया,
वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे अभिषेक, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अभिषेक बोला, अरे मौसी, ऐसी मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसी वैसी मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अभिषेक का दिल भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसलिए वह थोड़ा बेआसानी सा फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे अभिषेक किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसी क्या घूर रहे हो? क्या तुम ने आज तक नहीं देखा? अभिषेक बोला, माँ की कसम मौसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है मौसी। मैंने कहा, तारीफ करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी अभिषेक बोला, मौसी, मुझे नहीं आता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे निकालो। थोड़ी देर बाद जब अभिषेक के मदद में हाथ तेज होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का वक्त है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि अभिषेक का काम तो पहले ही खत्म हो चुका है। उसे देखकर मेरा दिल बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से अभिषेक को मारते हुए कहा, ये क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही अभिषेक का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मौसी, सॉरी, वह मैंने ऐसी काम पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसी हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और फौरन किचन से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और साहिल को कमरे में देने के लिए चली गई। साहिल भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। साहिल बिल्कुल सीधे सादे और सादा मिजाज वाले आदमी है। वह मेरी बहुत बहुत फिक्र करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो दीपिका, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो ना कहकर काम की स्पीड को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे शौहर मुस्कुराने लगे। तुम भी ना दीपिका, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद साहिल ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं अभिषेक के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं अभिषेक को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है अभिषेक, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। अभिषेक बोला, मौसी, वह मैंने पहली बार काम ऐसी तजुर्बा लिया था, प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने अभिषेक को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज अभिषेक के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। मौसी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके ही घर रहूं। इन 13 दिनों में मुझे जन्नत जैसा महसूस होने लगा है। और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं, लगता है। अभिषेक मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं मौसी, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज मौसी, मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेगी मैं करूंगा। जब अभिषेक सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पागले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो
वैसे भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अब से तुम मुझे अपनी मौसी नहीं बल्कि काम वाली ही समझना। अभिषेक बोला, मौसी, एक बात और है। मेरा तो मेरा तो काम करते ही निकल जाता है। मैं बहुत काम करता हूँ। मैंने उसे कहा, इसकी फिक्र मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। तुम बस काम के लिए तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही अभिषेक खुश हो गया और उसने थैंक्स मौसी की रट लगा दी। कहने लगा, मौसी, आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे साहिल को नहलाना भी था। जब साहिल जी नहा लिए तो अभिषेक उन्हें बाहर टहला नहीं ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही अभिषेक ने हाथ पाँव धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतनी देर में 9 बज चुके थे और साहिल की दवाइयों का वक्त हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयाँ दे दी। साहिल की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थीं, ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। साहिल दवाइयाँ लेकर जल्दी सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि साहिल सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जोड़ा बना लिया और खुशबू के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार साहिल लेते थे और किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का ग्लास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वो खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? अभिषेक ने झिझकते हुए कहा, मौसी, दिल तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाओ। मैंने हंसते हुए उसे दूध का ग्लास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। अभिषेक ने जल्दी से ग्लास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। अभिषेक ने जवाब दिया, मौसी, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं पहले से ही तेल डाल कर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। मैं अभिषेक को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे शौहर को भी पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे शौहर ने आज तक काजू कतली नहीं खाई। वाह, तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने अभिषेक से कहा, अब बस भी करो और कितना खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं मौसी, आपको नहीं पता ये कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह अभिषेक की पहली पूजा थी, इसलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन अभिषेक पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का काम मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद अभिषेक थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा, कैसा लगा पहली बार पूजा करके, तो अभिषेक ने जवाब दिया, मौसी, सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए, या कहूँ तो दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और साहिल को दे आई। इसके बाद मैं अभिषेक को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत पूजा तो नहीं कर ली? मुझे लगा कि शायद अभिषेक को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अभिषेक, तुम ऐसी बिल्कुल मत सोचो। सच कहूँ तो ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है पूजा करने में। प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो। और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। अभिषेक ने सर हिला दिया और बोला, मौसी, अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो? मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी मौसी के पास। मैंने कब तुम्हें मना किया है? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और अभिषेक फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मौसी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं
मैंने पिछले जन्म में कौन से नेक काम किए थे जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरे और अभिषेक के दरमियान पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा दिल करता मैं अभिषेक से पूजन करवा लेती। इसी बीच अभिषेक के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन अभिषेक ने मना कर दिया। अब मेरे शौहर साहिल भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। अभिषेक अब मेरी और ज्यादा ख्याल रखने लगा था। शाम को जब भी मैं अपनी बेटी को सुलाकर अभिषेक के पास जाती तो वह मेरे पाँव दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं अभिषेक से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो मौसी, आप सारा दिन काम करती हो इसलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद न आऊं क्योंकि मैंने इस रिश्ते को खराब किया है, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन जज्बात में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर जज्बात में मत बह जाना, क्योंकि सच में ये गलत बात होती है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक वादा जरूर करके जाइए कि आप लोग अपनी जिंदगी में ऐसी कभी नहीं करेंगे। स्टोरी की तालीम। ये कहानी हमें कई अहम सबक देती है जो हमारी जिंदगी में काम आ सकते हैं। आइए हम इन तालीमात को तफसील से समझते हैं। कहानी में दीपिका अपने शौहर साहिल की देखभाल करती है जब वह हादसे में जख्मी होते हैं। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ जाती फायदे के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने प्यारों की देखभाल करना भी शामिल है। जिंदगी में जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें अपने साथी के तय वफादार रहना चाहिए, तो वह ज्यादा मजबूत और पाईदार होता है। हमें अपने रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए तब तक के लिए हमें इजाजत दें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ।